लीजिए। नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग अपने पहले लेक्चर में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वैदिक सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता क्यों कही जा रही है, उसके निर्माता कौन है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो भी कंफ्यूजन थे कि कहाँ के निवासी कहाँ के थे, क्या ये बाहर से आए थे या ये भारत के ही थे, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चाएं की। इसके अलावा जो स्रोत है इतिहास को जानने के, जिसमें कि साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है। तो साहित्यिक स्रोत से इस अध्याय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमने उसमें देखा था कि वैदिक साहित्य कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनकी चर्चा की गई थी। और इसके बाद जो वैदिकोत्तर साहित्य है, जिसमें कि आपका आते हैं वेदांत, उपवेद और स्मृतियां, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। इनकी चर्चा हमने अपने पिछले चैप्टर में की थी। आज जो हमारा शुरू होगा इसमें हम बात करेंगे ऋग्वैदिक समाज की। आज हम जो हमारा चैप्टर है वो होगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC है। अब इसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। इसका भौगोलिक विस्तार कितना है। देखिए, भौगोलिक विस्तार से जो तात्पर्य होता है, इसमें हम देखते हैं कि क्षेत्रफल समझ लीजिए कि किसी भी चीज का क्या क्षेत्रफल है, किस तरह की वहाँ पे संरचनाएं हैं, पहाड़ की क्या स्थिति है, नदियों की क्या स्थिति है और समुद्र की क्या स्थिति है। जब हम इन पक्षों की तरफ ध्यान देते हैं, इसी को कहते हैं भौगोलिक पक्ष। और हम इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है और ये है अफगानिस्तान। अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, इसको हम इससे देख सकते हैं। ये उत्तर है, पश्चिम, पूरब और ये दक्षिण। तो वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पे हिमालय में स्थित मुजवंत पर्वत की चर्चा ऋग्वेद में होती है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हिमालय के बारे में उनकी जानकारी थी, इस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहा होगा, इस क्षेत्र में उनका आधिपत्य रहा होगा। इसके अलावा कश्मीर की कुछ नदियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इससे यह एहसास होता है कि जो इनकी उत्तरी सीमा है वो हिमालय है। इनकी उत्तरी सीमा जो है वो हिमालय में है ये। और अगर हम इस तरफ देखते हैं पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ ये जो गंगा का जो ऊपरी हिस्सा है, गंगा घाटी का जो ऊपरी हिस्सा है पश्चिमी तक, ये यहां तक, ये इसकी जो है पश्चिमी सीमा है। गंगा का ऊपरी हिस्सा या पश्चिमी भाग। और दक्षिण देखेंगे तो राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, मतलब राजस्थान ये है, यहाँ के ऊपरी हिस्से में हमें इसकी स्थितियां दिखाई पड़ती है। और इधर जो है अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान में चूंकि अगर हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक ग्रंथों में यहाँ की 4 नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान की। तो उससे हमें ये एहसास होता है कि नदियों का उल्लेख है, इसका मतलब कि इनकी सीमाएं जो है वो पश्चिम में अफगानिस्तान तक थी। तो अगर हम इसको इसमें देखना चाहें मैप में, तो तकरीबन जो है
इसको हम मान सकते हैं कि इसका विस्तार जो है ये कुछ ऐसा सा रहा होगा। तो ये ऋग्वैदिक कालीन जो है विस्तार है। यहाँ हिमालय हो गया, यहाँ गंगा का पश्चिमी भाग, यहाँ राजस्थान का ऊपरी हिस्सा और ये अफगानिस्तान। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका भौगोलिक विस्तार है इस सभ्यता का। अब क्या है कि अफगानिस्तान की जो कुछ नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ हिमालय, चार नदियों का उल्लेख है। एक है भृगु, गोमल है, सुवास्तु है और कुर्रम। ये चार नदियां जो हैं इनका उल्लेख है। अब ये चार नदियां जो हैं, जो जिनके नामों का यहाँ उल्लेख है, इन नदियों की समानता अगर हम करें, ठीक है, तो ये है कुभा। ये चार नदियां हैं, ठीक है। चार नदी कौन कौन सी है? रुमु है, गोमल है, सुवास्तु है, कुभा है। कुभा की समानता जो है काबुल से की जा सकती है। जो वर्तमान में काबुल है इसी का नाम जो है कुभा। रुमु जो है इसकी समानता वर्तमान में जो है इसकी समानता कुर्रम से की जा सकती है, कुर्रम नदी से। और सुवास्तु जो है स्वात, और गोमल जो है ये गोमती नदी। यहां से प्रश्न आता है, ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। पहले तुमने भौगोलिक विस्तार देखा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान चूंकि हिमालय में मौजूद पर्वत का है, इसलिए उसकी सबसे उत्तरी सीमा है। अफगानिस्तान के चार नदियों का उल्लेख होता है। रुमु है, इसकी समानता कुर्रम से की जाती है। गोमल है, गोमती नदी। सुवास्तु स्वात नदी, कुभा काबुल नदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नदियों के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। नदियां, अगर नदियों की बात करें तो ऋग्वेद में तकरीबन 25 नदियों का उल्लेख है। और इसी का एक भाग है, इसको कहते हैं नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो है विपाशा नदी का उल्लेख नदी सूत्र में नहीं मिलता है। ऋग्वेद का में 25 नदियों का उल्लेख है, नदी सूत्र में 21 नदियों का है, और विपाशा नदी का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। अब क्या है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? सबसे अगर हम नंबर 1 पे देखते हैं तो सिंधु नदी है। दूसरा हो गया आपका सरस्वती, इसके अलावा जो है विपाशा है, और अश्विनी है, परुष्णी है, और सतलज है,
सतलज नहीं है, मतलब यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है शत्रुदी, और अंतिम है सदानिया। अब इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं उसमें ये है कि इन सब नदियों के बारे में आते हैं। पहला तो ये है कि सिंधु नदी, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की विशेषता ये है कि ऋग्वेद में इसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन अगर इनके मतों की बात करें तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे ही पवित्र नदी है। और बाकी जो ये नदी है इनकी जो वर्तमान में इनकी जो नाम है वो मिलाने के लिए आता है, इसीलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। पीटी में आता है तो इसको आप याद कर लीजिए। विपाशा जो है वो व्यास नदी के लिए यूज हुआ है। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी के लिए यूज हुआ है। परुष्णी जो है वो रावी नदी के लिए है। और एक और है विदस्ता, ये बेसिकली झेलम नदी के लिए यूज हुआ है। सतुदी जो है सतलज नदी के लिए यूज होता है। और सदालिया जो है वो गंडक नदी के लिए। तो यहाँ से हर बार मिलाने के लिए आता है, इसलिए इसको आपको याद होना चाहिए। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। बाकी पूछता एग्जाम में कि विपाशा को हम आधुनिक में किस नदी से इसकी तुलना कर सकते हैं, व्यास नदी से। अश्विनी जो है वो चिनाब नदी हो गया। परुष्णी जो है रावी नदी हो गया। शत्रुदी जो है सतलज नदी हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो हल्का सा समानता बिठाने के लिए वी से शुरू हो रहा है विपाशा, यह व आधा व से शुरू हो रहा है व्यास, ठीक है। परुष्णी र के से कुछ बात आ रही है तो यहाँ रावी की बात हो रही है। ये स से शुरू है तो ये सतलज स से शुरू है। इस तरह से आप इसको, अवितस्ता जो है झेलम हो गया। अस्किनी जो है अंत में नी आ रहा है और ये न आ रहा है चिनाब, ठीक। तो इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो है समुद्र की बात हम लोग कर लेते हैं कि समुद्र के बारे में यहाँ कोई नॉलेज है कि नहीं। अगर हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक में ये चर्चा होती है कि बताया गया है कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जा करके समुद्र में हो जाती है। लेकिन यहाँ जो समुद्र का उल्लेख किया गया है ये माना गया है कि ये वो इनको समुद्र का ज्ञान नहीं है, बल्कि इनका समुद्र से यहाँ तात्पर्य जो है किसी तरह की बड़ी जो है जल राशि के बारे में यहाँ बताया गया है, न कि किसी समुद्र जैसी स्थिति के बारे में ये जानते थे, ऐसा एक माना जाता है। क्योंकि ये बोलते हैं इस बात को कि सिंधु नदी जो है और सरस्वती नदी ये जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है ऋग्वैदिक काल में कि इनको समुद्र का ज्ञान नहीं है, समुद्र का ज्ञान नहीं है, ये इतिहासकार मानता है या इतिहास ये मानता है कि इनको ऋग्वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान नहीं है। तो हमको इसी को लेकर के चलना होगा। अब हमारे जो महत्वपूर्ण पहलू है, किसी भी समाज को, किसी भी देश को जानने के लिए वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऋग्वैदिक समाज जो है उसमें किस तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजनीतिक स्थिति के साथ। राजनीतिक स्थितियां क्या है? तो राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो हम देखते हैं कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए थे, तो बाहर से जब ये आए थे तो ये कबीलाई इनका वो था, इनका जो संगठन था या स्वरूप जो था वो कबीलाई था। तो ये छोटे छोटे कबीलों में थे जिनको कि जन बोला जाता था। क्या बोला जाता है? जन। और मुख्य तौर पे 5 जनों की बात की गई है। 5 जन थे इनके, जो 5 कबीले थे जिनको कि पंचजन भी कहा जाता था, पंचजन भी कहा जाता है। और इसके जो प्रधान थे उसको राजन कहा गया है, राजन कहा गया है। इसके अलावा एक और नाम है
कि जनस्य जनस्य गोपा, जनस्य गोपा, इसका एक अन्य नाम जो है जनस्य गोपा, राजन या जनस्य गोपा। तो ये है राजा की स्थिति। अगर हम और ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है कि राजा का पद जो है या कबीले के प्रधान का पद जो है वो वंशानुगत है, वंशानुगत है, यहाँ पे वंशानुगत है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। सीमित है, क्यों सीमित है? क्योंकि यहाँ पे दो तरह की सभाओं की बात होती है, एक है संस्था की बात होती है, एक है सभा और दूसरी है समिति। सभा जो है ये कुछ विशेष लोगों की, वृद्धों की या कुलीन लोगों की संस्था थी, और समिति जो थी इसमें सामान्य लोग या आम लोग जो थे इसके सदस्य हुआ करते थे। आम लोग जो थे इसके मेंबर हुआ करते थे, और इस समिति के जो अध्यक्ष को बोला जाता था ईशान। ईशान जो था वो इस समिति का प्रमुख। समिति जो थी राजा के चयन में, समिति की जो है समिति जो है इसके राजा के चयन में ये प्रभावशाली रहती थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो राजा के चयन में चूंकि समिति का अपना योगदान है, राजा कोई भी निर्णय जो है वो स्वयं करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, उसकी तरफ ऊपर किसी तरह का अंकुश लगा था। ये आम लोगों की मतलब चर्चा पर चर्चा के माध्यम से कोई भी निर्णय लिए जाया करते थे। यद्यपि राजा के पास या जो राजन है उसके पास न्याय की शक्ति है, न्याय की पूरी शक्ति दी गई है, लेकिन यहाँ पर उसे पुरोहितों से विचार विमर्श करना पड़ता है। यहाँ पे पुरोहितों के साथ विचार विमर्श वाली स्थिति दिखाई पड़ती है कि पुरोहितों के साथ इन्हें विचार और विमर्श करना पड़ता था। और ऋग्वैदिक काल में राज्याभिषेक की भी चर्चा हुई है, राज्याभिषेक की चर्चा हुई है। बताया गया कि राज्याभिषेक में जो प्रमुख राजा के जो पदाधिकारी होते थे वो उपस्थित होते थे राजा के साथ। कौन कौन से पदाधिकारी थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक और संस्था की बात होती है, विदथ। ये संस्था जो थी, आज चूंकि बाहर से आए थे, ऐसा माना जाता है कि ये उनकी उस समय की या उनके प्राचीन जहां से वो आए थे वहां की कोई संस्था होगी, क्योंकि संस्था का बहुत ज्यादा जो है वर्णन किया गया है। ये सवाल आता है कि किसका कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो इसलिए ये हमें याद होना चाहिए। सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है, समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है, और विदत की चर्चा जो है वो 122 बार की गई है, जो इसके महत्व को दिखाती है कि कभी ये संस्था बहुत प्रभावशाली रही होगी, लेकिन भारत में ये बहुत प्रभावशाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त एक और सभा, एक और संस्था थी जिसे कि गण कहा जाता था। गण की खास बात ये थी कि ये भी कुलीन लोगों की सभा थी, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो विदत संस्था है, ऐसा माना जाता है कि इसमें लोग आध्यात्मिक चर्चा किया करते होंगे, आध्यात्मिक चर्चा किया करते होंगे, और इसमें स्त्रियों को अनुमति थी। स्त्रियों को यहाँ पे अनुमति है, सभा में भी स्त्रियों को अनुमति है, स्त्रियों को यहाँ पे भी स्त्री को अनुमति है, और समिति में भी स्त्रियों को अनुमति दी गई है। यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति देखिए, सभाओं में भी वो है, विदत में भी है, समिति में भी है, तो स्त्रियों को स्थिति यहाँ पे ठीक दिखती है। इसके अलावा फिर क्या, अगर हम और चीज देखें कि कर व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पे कर अनिवार्य नहीं था। कर जो है यहाँ पे अनिवार्य नहीं है,
बल्कि बलि नाम का एक कर दिखता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये स्वैच्छिक है। मतलब अगर आपकी इच्छा हो, आपको लग रहा है कि आपको ये कर देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं आप सक्षम नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। तो किसी तरह की अनिवार्यता नहीं है, यहाँ तो कर जैसी कोई स्थिति नहीं दिखती है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। राजा के कुछ पदाधिकारी या सहयोगी हुआ करते थे, पदाधिकारी या सहयोगी हुआ करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख था पुरोहित। इसके अलावा सेना के लिए सेनानी होता था। इसके अलावा जो है सूत्र होता था, जो कि रथों को चलाता था। तमाम तरह के कर्मकारों की बात की गई है। इन सबको सम्मिलित रूप से रत्निन कहा जाता था, रत्निन कहा जाता है इन लोगों को। ठीक है, ये पदाधिकारी होते थे जो राजा के कार्यों में उसका सहयोग करते थे। देखिए, अब न्याय की पूरी शक्ति दी गई है, लेकिन यहाँ पे भी इन पदाधिकारियों की इनको जरूरत पड़ रही है। अब हम देखते हैं कि अगर सेना की बात की जाए तो सेना जो है, सेना का स्वरूप यहाँ पे अश्व सेना भी दिखती है, पैदल भी है, और रथों का भी यहाँ पे प्रयोग दिखता है। ठीक है, सेना का स्वरूप ऐसा है। अब फिर देखते हैं तो यहाँ पे राजा की जो स्थिति है वो सीमित अधिकार है, असीमित अधिकार नहीं है। और इस तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये हमें दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया वहाँ की राजनीतिक स्थिति, जिसको कि हम एक बार फिर से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और कहीं पे अपने शासन को स्थापित करना चाहता है, तो स्थितियां इतनी सहज नहीं होती हैं, सामान्य नहीं होती है, अव्यवस्था से दिखती है। तो यहाँ पे भी व्यवस्था का अभाव है। लेकिन यही जब उत्तरवैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें व्यवस्था दिखने लगेगी। तो हमने अपनी राजनीतिक स्थिति देख ली कि किस तरीके से है। सभा समिति की बात, राज्याभिषेक की बात हो रही है, विदत की बात हो रही है, गण आदि सब के हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करते हैं इनकी सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन या स्थिति की चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें, राजनीतिक स्थिति में एक चीज है जो कि विस्मृत हो गया। उसमें ये है कि क्रम है, जिसको आप मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ जो जन था वो बटा हुआ था विश्व में। जन से छोटी इकाई थी। विश्व बटा हुआ था ग्राम में, और ग्राम बटा हुआ था गृह या कुल में। ग्राम बटा हुआ था गृह या कुल में। तो ये इनके समाज की सबसे छोटी इकाई है, वो यही है, परिवार है। और सबसे बड़ी इकाई जो है जन है, और ये ग्राम हो गया, विश्व हो गया। इस तरह से अगर हम देखते हैं हायरार्की जो है शासन व्यवस्था की, ये भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। तो इसको हम चूंकि उसमें मिस कर रहे थे, तो ये हमने आपको बता दिया है। अब हम सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। ये सामाजिक स्थिति में क्या है, यहाँ पर हम जो देखते हैं समाज को, तो समाज में हमें जो सबसे छोटी इकाई है वो दिखती है गृह, मतलब परिवार। इसका जो मुखिया है उसको कहते थे गृहपति, और ये पिता हुआ करता था। और पिता का अपने परिवार पे पूरी तरीके से नियंत्रण होता था। तो यहाँ पे हम एक बड़ी चीज देखते हैं कि अब पितृ सत्तात्मकता की बात होने लगी। पितृ सत्तात्मक होने लगा समाज। जो चीज सिंधु सभ्यता के समय मात्र सत्तात्मक थी, अब वहां पे पिता जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। गृह का जो स्वामी है, पिता है,
और इसका परिवार पर पूर्ण नियंत्रण है। परिवार की चीजों पर इसका पूर्ण नियंत्रण हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा फिर हम देखते हैं तो संयुक्त परिवार की प्रणाली दिखती है। संयुक्त परिवार की प्रणाली यहाँ दिखती है। संयुक्त परिवार के अगर विवाह की बात करें तो विवाह में यहाँ पे दो तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती है वैदिक समाज में। एक है अनुलोम विवाह और दूसरा है अनुलोम विवाह और विलोम विवाह। अनुलोम विवाह में होता क्या था कि जो मेल जो है वो मान लीजिए कि वो ऊंचे वर्ण का है और फीमेल जो है या तो ऊंचे वर्ण की है और या नीचे वर्ण की है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था स्थिति दिखाई पड़ती है। 4 तरह के वर्ण हुआ करते थे। अगर हम हायरार्की देखें तो पहले नंबर पे कहीं न कहीं पे ब्राह्मण को माना गया है, दूसरे नंबर पे क्षत्रियों की बात की गई है, तीसरे पे वैश्य है और चौथे पे शूद्र की चर्चा की गई है। समाज में जो हायरार्की थी उसके हिसाब से ही माना गया था कि अगर पुरुष जो है वो ऊंचे वर्ण का है, स्त्री जो है निचले वर्ण की है या सम वर्ण की है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। ये विवाह सामान्यतः प्रचलित था। लेकिन विलोम विवाह भी दिखता है जहाँ पे पुरुष जो है वो निचले वर्ण का है और महिला जो है वो ऊंचे वर्ण की है। इस तरह के विवाह भी उस समय हुआ करते थे। यद्यपि सामान्य विवाह जो था अनुलोम प्रकार का हुआ करता था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि विलोम विवाह भी हुआ करते थे। अब क्या है, स्त्रियों की दशा की बात कर ले रहे हैं। स्त्रियों की दशा यहाँ पे कैसी है? देखिए, स्त्रियों की दशाएं जो है वो यहाँ पे बेहतर दिखती हैं। स्त्रियों को उपनयन संस्कार उनका हो रहा है, मतलब उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार यहाँ पे है। उपनयन संस्कार हो रहा है। शिक्षा प्राप्ति के अलावा हम देखते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे विदुषी महिलाओं की भी चर्चा होती है। ठीक है, इसमें है लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा के अलावा है अपाला और घोषा। इन विदुषी महिलाओं की चर्चा हो रही है और ये शिक्षित है। यहाँ पे महिलाओं को उपनयन संस्कार है, मतलब शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा समाज में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। नियोग की प्रथा प्रचलित थी। नियोग के साथ अगर हमें दिखाई पड़ता है पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की भी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं और बहुपति विवाह की अनुमति भी है यहाँ पे। नियोग एक प्रथा थी जिसमें कि ऐसा होता था कि अगर व्यक्ति जो है का पति जो है वो असमय मर गया है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जो कि स्त्री के जो है समकक्ष अक्सर वो देवर हुआ करता था, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य ये होता था कि स्त्री का जीवन जो था वो पुरुषों के ऊपर बहुत हद तक निर्भर था, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, तो महिलाओं को समाज में उचित सम्मान मिले इसके लिए नियोग प्रथा ऐसी चीजें थी, जिसमें कि अगर बड़े भाई का असमय मृत्यु हो जा रही है तो उसके छोटे भाई से उसका विवाह कर दिया जाता था। पुनर्विवाह की अनुमति थी और बहुपति विवाह की भी स्थितियां दिखाई पड़ती। यहाँ पे स्त्रियों की दशा हमें काफी ठीक लग रही है। और वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पे ठीक है, बात करें वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जटिलता नहीं है। यहाँ पे जटिलता नहीं है। लोगों को अपने स्वभाव
के अनुसार वर्ण चुनने की आजादी है। नौवें मंडल में एक जगह इस तरह की चर्चा होती है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता जो है विद्वान है, मैं जो है कवि हूं और मेरी माँ जो है आटा पीसने वाली है। इस तरीके से मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग वर्णों की बात करता है। अपने पिता के लिए वो कहता है विद्वान अर्थात वो ब्राह्मण है, ठीक है। अपने लिए वो एक कवि की कल्पना करता है, इसमें वो बताता है कि, और अपनी माँ को आटा पीसने वाली मतलब कहीं न कहीं से मेहनत करने वाली शूद्र की कल्पना करता है। तो ऐसा माना जाता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं है, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो है विभिन्न वर्णों को स्वीकार कर सकता था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं दिखती है। जाति व्यवस्था वाली चीज यहाँ पे नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं दिखती है। खान पान की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन किया करते थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आभूषणों की बात करें तो आभूषण जो है स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों आभूषण के शौकीन थे। यही स्थिति हमको सिंधु सभ्यता के टाइम में भी दिखती है। वहां पे भी शाकाहारी मांसाहारी दो तरह के भोजन किए जा रहे थे। वहां पे भी पुरुष और महिलाएं दोनों जो है वो आभूषणों का प्रयोग कर रही थी। और वस्त्रों की बात अगर कर ली जाए तो वस्त्र जो है, वस्त्रों तीन तरह के वस्त्र हुआ करते थे। एक था नीवी, दूसरा था वास और तीसरा था अधिवास। तीन तरह के वस्त्रों की चर्चा है, नीवी, वास, अधिवास। नीवी जो था ये ऊपर का वस्त्र हुआ करता था, ऊपर का वस्त्र। वास जो था नीचे का वस्त्र हुआ करता था। और अधिवास जो है जैसे शॉल टाइप का हो गया, ओढ़ने के लिए, ओढ़ने वाला जो वस्त्र होता था। तो मतलब उस समय के लोग जो है वस्त्र धारण कैसे करते थे, इस चीज को भी दिखाया गया है कि ऊपर के वस्त्र को अलग संज्ञा दी जा रही है, नीचे के वस्त्र को अलग संज्ञा दी जा रही है। और इसके अलावा वो शॉल लेने की परंपरा भी वहां पे रही होगी। सिंधु घाटी के टाइम में भी हमको दिखाई पड़ता है कि जब योगी की प्रतिमा दिखती है तो वहां पे वो शॉल ओढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे उस शॉल के अंदर किसी तरह के वस्त्र की चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो इनके वस्त्रों को तीन तरीके से देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दास प्रथा वाली स्थिति यहाँ पे दिखती है। अगर हम ध्यान से देखें तो दास प्रथा की स्थिति यहाँ दिखती है। दास प्रथा यहाँ है, लेकिन दास प्रथा में दासों को जो है कृषि कार्यों से संबद्ध नहीं किया जा रहा है, कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं। दासों को दान देने की भी व्यवस्था दिखती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो पुरुष दास है उनको नहीं, बल्कि स्त्री दास जो थी उनको दान में देने की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, उनको दान में दिया जा रहा है। तो ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, इसको हम देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से है। समाज में पिता की प्रधानता है, संयुक्त परिवार की प्रणाली है, विवाह की ये पद्धतियां हैं, स्त्रियों की दशाएं यहाँ बेहतर है, जो कि और इसके अलावा नियोग प्रथा जैसी, पुनर्विवाह जैसी स्थितियां भी हैं। वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं है, लोगों का खान पान का व्यवहार क्या है, दास प्रथा की क्या स्थिति है, वस्त्रों की क्या स्थिति है। तो इस तरह से हम सामाजिक जीवन को लेकर देख लेते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में बेसिकली हम देखेंगे कि कृषि, पशुपालन, उद्योग या शिल्प जिसको कहते हैं, और व्यापार, इसकी क्या स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये चार
प्रमुख बिंदु रहते हैं जिन पे आप फोकस कर लीजिए तो आपकी आर्थिक स्थिति क्लियर हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें ऋग्वेद में, यहाँ का समाज जो है क्योंकि बाहर से आया है और कृषि जैसी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। जब व्यक्ति स्थायित्व प्राप्त करता है तो कृषि का विशेषीकरण या किसी का प्रमुखता दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि ये बाहर से आए हैं तो अभी भी इनका स्वरूप कहीं न कहीं कबीलाई है, इधर से उधर ये यात्रा कर रहे हैं या और की जिंदगी जी रहे हैं। तो पशुपालन इनका जो है प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। पशुपालन प्रमुख क्यों हुआ करता था? क्योंकि ऋग्वेद में 176 बार पशुओं की चर्चा की गई है, जबकि कृषि की चर्चा जो है बहुत सीमित की गई है। मात्र और मात्र 24 बार ऋग्वेद में कृषि शब्द की चर्चा है, लेकिन पशु पालन जो है 176 बार है। पशु में भी इनका जो प्रमुख पशु होती थी वो गाय को ये प्रमुख पशु मानते थे और गाय इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी तुलना इनके लिए संपत्ति या धन के रूप में भी कर सकते हैं। और गाय को अघन्या मतलब जिसे मारा न जा सके। गाय को जिसे मारा न जा सके उसकी संज्ञा दी गई है। गाय के अलावा ये घोड़ा इनका जो है, गाय था इनका प्रमुख था पशु। दूसरे नंबर पर हम बात कर देते हैं तो घोड़े का इनके जीवन में बड़ा महत्व था। चूंकि जिस जमीन से आए थे, जिस तरह के क्षेत्र से ही आए थे, वहाँ के परिस्थितियों में घोड़ा जो है वो यातायात का एक प्रमुख साधन हुआ करता था। वहाँ की कठिन परिस्थितियों में तरह तरह की चीजें सुविधा दिया करता था। जब यातायात को सुगम करता था, इसके अलावा ये खान पान में भी इसका योग रहता था। जब आदमी को अपने स्थिति को या उसके पास खाने का कोई विकल्प नहीं है तो अपने इन जानवरों को भी खा लेता था अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो घोड़े की स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे दो जानवरों की चर्चा नहीं हुई है, हमें नहीं भी जानना होता है। एक है हाथी और दूसरा है बाघ, जिसकी चर्चा सिंधु के टाइम में होती है, लेकिन वैदिक काल में ये मिसिंग लगते हैं। अगर इनकी लोकेशन देखिए मध्य एशिया में तो वहाँ पे हाथी प्रमुखता से नहीं पाए जाते थे। बेसिकली अफ्रीका और भारतीय महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो शायद ये बाहर से आए थे, इस बात को भी ये चीज़ जो है जस्टिफाई कर रहा है। न तो इन्हें हाथी का ज्ञान है और न इन्हें बाघ का ज्ञान है, क्योंकि ये कठिन क्षेत्रों से आए थे, पहाड़ी क्षेत्रों से आए थे, वहाँ पे इन जानवरों के लिए जीवन संभव नहीं था। तो गाय इनके लिए प्रमुख है, जिसको अगन्या बोला गया है। घोड़ा दूसरा प्रमुख जानवर है। हाथी बाघ का ज्ञान नहीं है। इसके अलावा एक व्यापारी वर्ग थे, पण जिनको बुलाया था। ये कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि गाय की चोरी किया करते थे। ये जो है गाय की चोरी किया करते थे। चूंकि गाय बहुत कीमती था तो ये पणी नामक व्यापारी जो थे वो गाय की चोरी किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये अनार्य थे जो पणी नामक व्यापारी थे। अब हम देख रहे हैं कि कृषि की सिर्फ 24 बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है। यहाँ पे कृषि जो है इतना प्रधान नहीं है। कृषि को लेकर के कुछ चीजें हैं, जैसे कि जुते हुए खेत को क्षेत्र बोला जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा जब खेतों की जुताई की जाती थी उसमें जो नालियां बनती थी, खेतों की जुताई के बाद उसमें जो नालियां बनती थी उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। सीता, जैसे कि ये खेत है, खेतों में जब हल चलता है तो इस तरह की आकृति बन जाती है। ठीक है, जिन जिन रास्तों पे हल चल रहा है इस तरह की आकृति बन गई तो इन्हें सीता बोला जा रहा है, इन्हीं को सीता बोला जा रहा है। और जहां तक फसलों की बात है तो यहाँ पे प्रमुख तौर पे यव या जौ की चर्चा दिखती है मात्र। ठीक है, यहाँ फसल के तौर पे
यौ या जौ की चर्चा दिखती है। तो कृषि को लेकर के यहाँ पे स्थिति जो है प्रमुख नहीं है इनका। प्रमुख यहाँ पे जो इनका प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन है। ये पशुपालक प्रमुख थे, कृषि कार्य होते थे, लेकिन इसको प्रमुखता दी जा रही है। अब आते हैं उद्योग और शिल्प के बारे में। क्योंकि ये जो था ग्रामीण समाज है, तो यहाँ की जो शिल्प है उनका स्वरूप भी कहीं कहीं से विशेषीकृत नहीं है, क्योंकि वो ग्रामीण स्वरूप लिए हुए हैं। यहाँ पे तमाम तरह के शिल्पों की बात की गई है, जिसमें कि बढ़ई की बात की गई है, कुम्हार की बात की गई है, इसके अलावा बुनकर की बात की गई है, चर्मकार की बात की गई है। अगर हम इन सब शिल्पों को देखें तो ये कहीं कहीं से ग्रामीण समाज का रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इनको धातुओं का ज्ञान था, तांसे का ज्ञान तो पहले भी था, तांबे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के टाइम में था, इनको भी है तांबे का ज्ञान। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सोने का भी ज्ञान है। कांसे के लिए जो शब्द यूज हो रहा है वो हो रहा है अयस्क। सोने के लिए जो शब्द यूज हो रहा है उसका नाम है हिरण्य। प्रमुख बात जो है यहाँ जानने वाली वो ये है कि इनको चांदी और लोहे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आगे चल के उत्तर वैदिक काल में उन्हें इसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल में प्रमुख चीज दिखाई पड़ती है कि इनको चांदी का ज्ञान नहीं है, लोहे का ज्ञान नहीं है, जबकि इसको लौह युगीन संस्कृति भी कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल को, ऋग वैदिक काल में लोहे की चर्चा नहीं होती है, चांदी का, जबकि चांदी की चर्चा हमें सिंधु में दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता। तो शिल्प भी चूंकि ग्रामीण समाज है तो शिल्प का स्वरूप आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह के यहाँ पे शिल्प है। व्यापार की अगर बात करते हैं तो व्यापार जो है वस्त्र विनिमय प्रणाली यहाँ पे भी है। वस्त्र विनिमय से तात्पर्य होता ये है कि सामान के बदले सामान, किसी तरह की मुद्रा के माध्यम से खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। कुछ सामान ऐसे प्राचीन क्या समय में, क्या हमारे नाना नानी लोग के टाइम में हम लोगों ने देखा होगा कि पहले गाँव में लोग अनाज के बदले आइसक्रीम या कुछ चीजें जो है दुकानदार दे दिया करते थे। तो मतलब इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं कि वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु जो हमारे पास अतिरिक्त है हम उसको दे करके आपसे आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। व्यापार चूंकि हमें पता चलता है कि इस समय लोगों को समुद्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि समुद्र का ज्ञान न होने से जो भी व्यापार हो रहे हैं वो स्थानीय व्यापारी हो रहे होंगे इस समय। ठीक है, स्थानीय व्यापारी हो रहे होंगे, स्थानीय व्यापारी हो रहे होंगे प्रमुखता से। बाहर के व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यहाँ पे स्थितियां नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इस समुद्र की चर्चा या जानकारी उनको नहीं है। तो इसका मतलब जो समुद्र पार करके बाहर भारत से नहीं गए। तो यहाँ पे हमें स्थानीय व्यापार की स्थिति दिखाई पड़ती है। क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसलिए व्यापार भी जो है बहुत उन्नत दशा में यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये इसकी आर्थिक स्थिति हमने देखी। अब हम आते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में देखते। इनका धार्मिक जीवन कैसा है। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन है लोगों का लौकिक आस्था यहाँ पे दिखती है। लोगों में लौकिक आस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना यहाँ पे भी की जा रही है। प्राकृतिक शक्तियों की बात जो है
वो हमें सिंधु सभ्यता के दौर में भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कुछ प्रमुख देवताएं हैं जिनके बारे में यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि उससे लगातार देखा गया है कि प्रश्न आए हैं। तो कौन कौन से प्रमुख देवता है मैं उनकी चर्चा कर ले रहा हूं। पहले नंबर पे इंद्र। इंद्र जो है, इनको पुरंदर भी बोला गया है। पुरंदर मतलब होता है कि किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। ये प्रमुख देवता है। इनके ऊपर लगभग 250 सूक्त इन्हीं पे लिखे गए हैं, इंद्र के ऊपर। इंद्र जो है इनके प्रमुख देवता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो अग्नि। अग्नि इनके दूसरे प्रमुख देवता है। लगभग 200 सूक्त जो है, लगभग 200 सूक्तों में अग्नि की चर्चा हुई है। और खास बात क्या है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र है, इसमें अग्नि की चर्चा हुई है, अग्नि की ही चर्चा हुई है। और अग्नि को जो है माना गया है कि अग्नि जो है वो पृथ्वी और आकाश के बीच में कहीं न कहीं से मतलब मानव को अलौकिक शक्तियों से जोड़ रहा है, ये चीज दिखाई पड़ती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो वरुण देवता की बात हो रही है। ये जो है समुद्र के देवता है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे तो सोम की बात हो रही है। ये वनस्पतियों के देवता माने गए हैं। देखिए सोम जो है, सोम के पान को वैदिक काल में अच्छा माना गया है। सुरा से इसकी भिन्नता है। सोम जो है सुरा नहीं है, ये पेय पदार्थ था, लेकिन ये ऐसा पेय पदार्थ नहीं था जो कि आपके लिए हानिकारक था। तो सोम रस की प्रशंसा की गई है, सुरा के द्वारा माना गया है। तो ये सोम का वर्णन जो है, ये सोम जो है वनस्पतियों के देवता माने गए हैं। और सोम के अलावा हम देखते हैं पांचवें नंबर पे आपका है अदिति, उषा। ये सब महिला जो है या स्त्री जो है, देवियां हैं, इनकी चर्चा हुई है। और सविता, सविता की खास बात यह है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो इन्हीं को समर्पित है। सविता देवी को समर्पित है। सविता मतलब ये होता है कि जब सूर्य चमकने लगता है, सूर्य का चमकता रूप है ये, उसी को सविता कहते हैं। और गायत्री मंत्र जो है इन्हीं को समर्पित है, सविता देवी को। उषा जो है ये भी एक देवी है जो कि सूर्य जब उदित होता है, उदय का समय है, तो उस समय उसको उषा कहा गया है। अदिति एक प्रमुख देवी है। ठीक है। ये जो है प्रकृति की देवी है, ये जो है प्रकृति की देवी है। ठीक है। और पृथ्वी, सूर्य, इन सबको भी देवताओं की उपाधि दी गई है। प्रमुख जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इंद्र के बारे में। आता है कि किसे पुरंदर बोला जाता था? इंद्र को बोला गया था। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इनके ऊपर कितने सूक्त हैं? 250। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, इनके ऊपर कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त इनके ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है। इसके बाद फिर पहला ऋग्वेद का पहला मंत्र किसकी उपासना से होता है? अग्नि की।
है, सोम बृहस्पतियों के देवता है, अदिति प्रकृति की देवी है। सविता के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, सविता हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो यहाँ पे देवताओं की स्थिति देख करके बहुदेववाद जैसी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे लोगों की जो आस्था है वो बहुदेववाद वाली स्थिति दिखाई पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा लोग जो है प्रकृति को देवता के तौर पे, इनकी जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं से भौतिक सुख प्राप्त करना है, यहाँ पे भी है लौकिक शांति प्राप्त करना है, जैसा कि सिंधु के टाइम में भी दिखता है। और बलिदान की प्रथा है यहाँ पे। वैदिक काल में पशुओं की बलि दी जाया करती थी, ये चीज उपस्थित थी वैदिक काल में। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा ऋग्वैदिक साहित्य, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ऋग्वैदिक काल के टाइम में समाज की क्या स्थितियाँ हैं, राजनीतिक की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थितियाँ क्या है और धार्मिक स्थितियाँ क्या है। जब हम अब आगे के अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक समाज की भौगोलिक स्थितियाँ और इसके अलावा अन्य स्थितियों की चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन ऐसे जो दिखाई पड़ रहे हैं, मोटे परिवर्तन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह कोई भी डाउट है आपके मन में तो कृपया नीचे जा करके आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। और अगली क्लास जो हमारी शुरू होंगी वो उत्तर वैदिक काल से शुरू